पेंशन की नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कई लोगों के मन में कई सारे दुविधाएं हैं, कई सारे सवाल हैं, कुछ कंफ्यूजन है। कई लोग ये हिसाब किताब लगा रहे हैं कि हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा, एनपीएस में रहें कि यूपीएस में आ जाए। आज हम आपको ऐसे हर सवालों का जवाब देने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पंकज शर्मा सर, जिन्होंने इस पूरी स्कीम को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। इस योजना की सबसे खासियत जो सरकार बता रही है, जो हम लोग भी समझ पा रहे हैं, वो ये है कि इसमें 50% के एश्योर्ड गारंटी दे रहे हैं। तो मेरा सवाल दो है। पहला, 50% के एश्योर्ड गारंटी जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 50% मिलेगा, या फिर कभी भी ऐसा हो सकता है कि 50% से ज्यादा 55%, 60%, 65% तक भी पेंशन मिल सकता है? धन्यवाद लक्ष्मण जी। इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो एकीकृत पेंशन योजना है, यूपीएस जिसको हम कह रहे हैं, इसके अंदर जो भी सब्सक्राइबर्स इसमें एनरोल करेंगे, ये मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है 50% जो कि उनको मिलेगी। मिनिमम एश्योर्ड है। उसमें अगर मान लीजिए कि कोई अपसाइड आता है, जो उनकी जो निवेश करते हैं इसके अंदर, जो उनके अपने इंडिविजुअल प्लान के अंदर 10% प्लस 10%, और जिसकी वजह से उनकी मान लीजिए कि एन्युटी 55% बनती है, 60% बनती है, जो अपसाइड पूरा का पूरा सब्सक्राइबर का होगा। अगर किसी कारण से बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से अगर मान लीजिए कि वो 50% नहीं बन पाता है, तो वो पूरी जो राशि होगी, जो कमोबेशी होगी, वो पूरी की पूरी सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी उसके अंदर। इसमें जब 50% कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि 10% सरकार का कंट्रीब्यूशन, 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, दोनों मिला के 20% की रकम जहां निवेश होगी, वहां पे अगर शेयर मार्केट की हालत बेहतर होती है, जहां निवेश करते हैं उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो हो सकता है पेंशन आपका 50% से ज्यादा भी मिल जाए। ये 50% की गारंटी मिनिमम गारंटी है जी। 50% की गारंटी मिनिमम गारंटी इसके अंदर है। अगर जो भी सब्सक्राइबर यूपीएस के अंदर होगा, एकीकृत पेंशन प्रणाली में होगा, उसकी पेंशन 50% 12 महीने की जो उसकी जो औसत बेसिक पे होती है, उसकी 50% उसको सरकार एश्योर कर रही है इस एकीकृत पेंशन प्रणाली के तहत। इसमें एक और क्लैरिफाई आपसे चाहूंगा कि किसी को रिटायर करते वक्त पिछले 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी मान लिया जाए 1 लाख रुपए, तो उसको कितना मिलेगा पेंशन में कहे तो और पूरा पेंशन रखता है, कंटिन्यू करता है, इनकैश नहीं करता है तो? अगर मान लीजिए कि वो पूरी की पूरी अपनी राशि को एनोटाइज करता है उस केस में, उसको उस केस में कम से कम 50,000 रुपया प्लस उस पे डियरनेस रिलीफ, मुद्रास्फीति का जो एक राहत का एक सूचकांक होता है, उसके हिसाब से आप जो भी इसका नंबर आता है वो उसको अवश्य मिलेगा, उसका मिलेगा। तो इसमें 50% बेसिक का 50% है, बाकी आपको डीआर मिलता रहे। डीआर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये डब्ल्यूपीआई से कैलकुलेट करेंगे, जैसे डीए हर साल बढ़ता है उससे आप उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा? इसके लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उस सूचकांक के तहत उसको हर एम्प्लॉय को इसमें डियरनेस रिलीफ देगी इसके अंदर, जिससे कि जो मुद्रास्फीति होती है उसका कोई भी इम्पैक्ट, उसका कोई भी असर एम्प्लॉय की पेंशन पर ना पड़े। इसमें चूंकि अब तक एनपीएस था, एनपीएस के बाद हम लोगों ने यूपीएस लाया, तो जो सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, वो कहा कि आप चाहें तो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनपीएस भी बना रहेगा, यूपीएस भी बना रहेगा? जी, इसमें सरकार जो है वो एम्प्लॉई से उचित समय पर ऑप्शन मांगेगी कि वो एनपीएस में कंटिन्यू करना चाहते हैं या वो यूपीएस में माइग्रेट करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस की स्कीम पूरी तरह से अमल में आ जाएगी। उसके पहले एम्प्लॉई से ऑप्शन मांगे जाएंगे। हमारा ये मानना है कि यूपीएस एक बहुत ही आकर्षक योजना है और बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो होंगे वो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर लगता है किसी एम्प्लॉय को कि उसको एनपीएस में अधिक लाभ है, तो वो एनपीएस में कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर किसी ने एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कर लिया, फिर उसे लगा 1 साल बाद कि नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, हमें तो एनपीएस ही ज्यादा अच्छा था, तो क्या वापस जाने का विकल्प रहेगा? नहीं, ये एक्सरसाइज जो ऑप्शन का होगा, ये विकल्प उसको सिर्फ एक ही बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सरकार उचित समय पर उससे एक विकल्प मांगेगी उस केस में, और एक बार जो उसने विकल्प एक्सरसाइज करा है तो वो विकल्प उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसमें कब तक गाइडलाइन आ सकती है, अंतिम गाइडलाइन? इसमें हम लोग इसको गाइडलाइन को जल्द ही फ्रेम करेंगे, शीघ्र ही फ्रेम करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं इसके अंदर कि शीघ्र ही हम एम्प्लॉइज से इस बारे में विकल्प मांगेंगे कि वो यूपीएस में कंटिन्यू करना चाहता है कि वो एनपीएस में कंटिन्यू करना चाहता है। एक जो कंफ्यूजन है लोगों के मन में वो है कि जब कोई रिटायर कर रहा है तो रिटायर करने के दौरान, रिटायर करने के वक्त कितना पैसा वो निकाल पाएगा?
इस विषय में जो पीएफआरडी के रेगुलेशंस हैं वो काफी स्पष्ट है इस मामले में कि जो भी 10% प्लस 10% जो एम्प्लॉय का अपना इंडिविजुअल प्लान है उसकी 60% राशि टैक्स फ्री एम्प्लॉय विड्रॉ कर सकता है। उसी यथोनुपात उसी प्रोरेटा बेसिस में एम्प्लॉय की पेंशन कम हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा इस बात के लिए कि एम्प्लॉय के इंडिविजुअल प्लान जो कि 10% प्लस 10% सरकार के अंशदान से बनेगा उसकी 60% राशि को 60% या अप टू 60%? अप टू 60% राशि को एम्प्लॉय चाहे तो विड्रॉ कर सकता है एक मुश्त राशि, एक मुश्त के अंदर, जो कि टैक्स फ्री होगी उसकी, और यथानुपात उसी रेट में उसकी फिर पेंशन जो होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी उसकी। तो 60% विड्रॉ और क्या क्या सुविधा मिलेगी उसको? उसके अलावा उसको एक मुश्त राशि मिलेगी उसको फॉर एवरी 6 मंथ्स ही वर्क्स। हर 6 महीने वो जो काम करेगा उस पे उसको 1/10 अपनी बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस की राशि उसको जो होगी वो एक मुश्त मिलेगी। तो मान लीजिए कि फर्ज करते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर 30 साल काम करा है तो उसको अप्रोक्सीमेटली लगभग 6 महीने की उसको तनख्वाह जो होगी उसको एक मुश्त राशि मिलेगी, और इस राशि का उसकी पेंशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी पेंशन अलग होगी, ये एक मुश्त राशि एम्प्लॉय को मिलेगी रिटायरमेंट के बाद जो भी उसकी जिम्मेदारियां होती हैं उसको निभाने के लिए। मतलब 3 चीजें मिलेंगी। एक तो आप अप टू 60% तक अपने कंट्रीब्यूशन का विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, लमसम अमाउंट हर 6 महीने के 1 महीने के सैलरी का 1/10 आप मिल सकता है आपको, और इसके अलावा जो आपको पेंशन मिल रही है वो मिलेगी यहाँ पे। इसमें कंफ्यूजन ये है कि लोग जाहिर तौर पे ओपीएस से कंपेयर नहीं करना है, ये आप लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं क्योंकि ओपीएस एक आदर्श पेंशन स्कीम थी लोगों के मन में। तो उसमें लोग कह रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता था जीपीएफ के तौर पर, रिटायरमेंट के टाइम में पूरा पैसा वापस मिल जाता था। उससे एक होता था एक मुश्त मोटी रकम मिल रही है तो लोग जो है सो कुछ अपना जरूरत की चीजें, रिटायरमेंट के बाद की चीजें, घर बनाना, कुछ करना कर लेते थे। लेकिन वो एक मुश्त रकम वाली सुविधा जो है सो एनपीएस में, यूपीएस में खत्म कर दी गई है। ये कहना कितना सही है? ये बात उचित नहीं है। पहली बात तो ये है कि सरकार 18.5% का अंशदान कर्मचारी के पूरे सर्विस पीरियड में कर रही है। उसके अलावा एक जो नई चीज यूपीएस में आई है वो ये है इसके अंदर कि हर 6 महीने जो एम्प्लॉय काम करेगा उसकी तनख्वाह का 1/10 राशि बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का उसको सम करके उसके लिए। लेकिन वो तो 35 साल की नौकरी तो मुश्किल से 6 महीने की तनख्वाह मिलेगी। 6 महीने की तनख्वाह तो ऐसी नहीं होगी। 35 साल में करीब उसको 7 महीने के आसपास मिलेगी, 7 महीने के आसपास की तनख्वाह मिलेगी, जो कि एक मुश्त उसकी बड़ी रकम रहेगी उसके अंदर। हमको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए उसके अंदर कि सरकार यूपीएस में या एनपीएस में लगातार 30 साल 35 साल कर्मचारी के साथ एक अंशदान कर रही है। देखिए, पूरी जो स्कीम यूपीएस वाली है इसमें हमको इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये स्कीम एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें कि सरकार हर समय कर्मचारी के साथ अंशदान कर रही है, जिससे कि रिटायरमेंट के समय उसको एक यथोचित उसको एक पेंशन मिल पाए उसके लिए। तो इसमें लेकिन सवाल फिर से वही आ रहा है कि ठीक है, आप भी अंशदान कर रहे हैं, मतलब सरकार भी अंशदान कर रही है, हम भी अपना अंशदान कर रहे हैं, लेकिन पहले तो हमारे अंशदान को वापस पूरा देते थे। अब इस बार आप पूरा नहीं दे रहे हैं, अब मुश्किल से 6-7 महीने की सैलरी दे रहे हैं। तो वो जो हम 10% देते रहे पूरे 35 साल तक, ठीक है, सरकार अपना अंशदान दे, उसको छोड़ भी दें, तो जो हम अंशदान 10% देते रहे, कंट्रीब्यूशन करते रहे, वो तो आप हमें नहीं दे रहे हैं वापस। ये लोगों के मन में एक चुभन सी है। ऐसा नहीं है। देखिए, 10% जो राशि आपने खुद इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करी है उसका चाहे तो आप 60% राशि उसकी आप विड्रॉल कर सकते हैं। पेंशन एनकैशमेंट की बात करें जो पहले भी था, यूपीएस में था, लेकिन हमारे कंट्रीब्यूशन को वापस नहीं मिल रहा है। वो इसलिए सवाल और ज्यादा वैलिड हो जाता है कई बार कि हम 10% अपने सैलरी का जिस दिन से हमने नौकरी ज्वाइन किया, अगर हम किसी भी दूसरे स्कीम में पैसा लगा दें, हमें इससे ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल जाएगा। देखिए, पीएफआरडीए में भी आप देखें इसके अंदर तो भिन्न भिन्न योजनाएं होती हैं। उसमें इक्विटी की योजनाएं भी हैं, डेट फंड की योजनाएं भी हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड की योजनाएं भी हैं, उसमें LC50 है, LC25 है। इन सभी योजनाओं में अगर कर्मचारी चाहे तो वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक्सपोजर ले सकता है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो पेंशन सेक्टर के अंदर जो एक एवरेज रिटर्न रहा है वो करीब करीब 9% के आसपास रहा है। सारे के सारे अगर एसेट क्लासेस को मिला देते हैं हम लोग, जो कि अपने आप में काफी आकर्षक है, और इसके ऊपर इसके अलावा उसको टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं उसके ऊपर। तो मेरा एक विचार इसमें यह है कि अगर आप एनपीएस की स्कीम को या यूपीएस की स्कीम को देखें, यूपीएस की स्कीम को देखें स्टैंडर्ड बेसिस पे,
तो इसके रिटर्न्स काफी आकर्षक रहे हैं अब तक, और आने वाले समय में भी ऐसे रिटर्न्स की हम आशा करते हैं कि आकर्षक रिटर्न्स रहेंगे इसके। इसमें मैं एक सवाल और पूछूंगा कि ठीक है, जिसने नौकरी पूरी कर ली उसका तो ठीक है, आपने व्यवस्था बता दिया। इसमें अगर किसी ने वीआरएस लिया है, वीआरएस बहुत लोग लेते हैं, तो वीआरएस लिया तो उसमें क्या प्रावधान है? वीआरएस के केस में भी अगर थोड़ा सा ओपीएस से कंपेयर कर तो ज्यादा अच्छा हो, चूंकि लोग ओपीएस से कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल है, आपकी ठीक बात है आपकी। तो वीआरएस के केस में भी अगर मान लीजिए कि उसने 25 वर्ष की उसने नौकरी करी है उसने, तो उसको उसकी पात्रता के अनुरूप उसको पूरी पेंशन मिलेगी। सिर्फ उसमें यह फर्क है उसके लिए कि उसको पेंशन सुपरएनुएशन की बात, अगर मान लीजिए कि वो नॉर्मल कोर्स में जहां सुपरएनुएट करता, उसके बाद ही उसको पेंशन की राशि मिलेगी उसके लिए। और हमको इस बात पे क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो यूपीएस वाली स्कीम है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट बाजार में करते हैं और जिससे कि इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है इसके अंदर, तो हमको इन्वेस्टमेंट को पूरा ग्रो करने का मौका देना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद ही उसकी पेंशन की उसकी पात्रता के अनुरूप उसको पूरी पेंशन मिलेगी उसकी सुपरएनुएशन के उपरांत। अगर कोई ये ऑप्शन चुनना चाहे कि नहीं, हम सुपरएनुएशन के बाद वाले पेंशन नहीं, जितना भी बनता वो पेंशन हमें देना शुरू कर दीजिए, तो इसका ऐसा कोई विकल्प होगा? का विकल्प अभी फिलहाल तो नहीं है इसमें। ऐसा विकल्प नहीं है। तो इसमें मान लिया किसी ने 20 साल की नौकरी या 25 साल की नौकरी करने के बाद उसकी उम्र अगर 50 साल रह जाती है, 50 साल में वीआरएस ले लेता है, तो उसको पेंशन के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ेगा जी। तो उस 10 साल तक क्या उसको अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा किसी भी तरह का? नहीं, अगर उसने मान लीजिए कि उसने वीआरएस ले लिया है तो वो कंट्रीब्यूट सरकार उसके बिहाफ पर नहीं कर सकती है, और वो भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है क्योंकि फिर वो सरकार का सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है। उस केस में जो भी उसका कॉर्पस होगा वो कॉर्पस ग्रो करेगा, और जब उसकी रिटायरमेंट की जाती है उस स्टेज पे उसको उस राशि से उसको पूरी पेंशन दी जाएगी। उसमें क्या 50% वाली जो आप लोगों की सुविधा है, शर्त है, वो लागू रहेगी वैसे केस में? चूंकि कॉर्पस तो पूरा उसका पेमेंट किया नहीं उसने। 50% किस चीज? मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न की जो बात आप कर रहे हैं, अगर क्योंकि उसकी 25 साल की उसकी सेवा उसकी हो चुकी है, तब 50% की उसकी जो पात्रता है वो उसकी बन चुकी है उसकी इसमें। अच्छा, इसमें एक और सुविधा ये थी एनपीएस में कि आप चुन सकते थे, हाई रिस्क से लो रिस्क फंड टाइप से व्यवस्था थी, तो क्या ये चुनने की व्यवस्था इसमें भी रहेगी यूपीएस में? बिल्कुल, इसमें देखिए हमारे पास जो एनपीएस में हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट्स थे इसके अंदर जो कि पीएफआरडी ऑफर करता था। इसमें अगर आप चाहें तो आप शेयर मार्केट में ज्यादा एक्सपोजर भी ले सकते हैं। आपके जो इंडिविजुअल प्लान होगा, यानी कि 10% आपका अंशदान और 10% सरकार का अंशदान, इसमें आप चाहें तो आप आपकी इच्छा के अनुरूप वॉलंटरी बेसिस पे हायर रिस्क क्लासेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें यूपीएस में ये प्रावधान अभी भी जारी रहेगा? यूपीएस में कोई बदलाव नहीं होगा? यूपीएस में जो इन्वेस्टमेंट आपकी जो इंडिविजुअल प्लान के अगेंस्ट होगा 10 + 10%, इसमें निवेश की चॉइस सब्सक्राइबर की होगी। सब्सक्राइबर की होगी। किसी सब्सक्राइबर ने हाई रिस्क प्लान को चुन लिया है, तो क्या वैसे केस में भी 50% एश्योर्ड रिटर्न वाली जो गारंटी वो देते रहेंगे आप? जी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें कई यूट्यूब वीडियो और देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि नहीं जी, इससे यूपीएस से तो ज्यादा अच्छा एनपीएस ही है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, हमने जो कैलकुलेशंस करी हैं और पीएफआरडी ने भी करी है कैलकुलेशंस इसके अंदर, तो हमारा ये स्पष्ट मानना है कि यूपीएस एक आकर्षक स्कीम है इसके अंदर, और हम इस बात की आशा करते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस जाएंगे। मैं दोबारा से इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि एनपीएस में पेंशन एश्योर्ड नहीं थी, एनपीएस में मुद्रास्फीति सूचकांक डीआर का रिलीफ नहीं मिला हुआ था। ये दोनों ही फीचर्स जो हैं आपके वो यूपीएस में है। एनपीएस में एक मिनिमम पेंशन एश्योर्ड नहीं थी, और यूपीएस के अंदर मिनिमम पेंशन भी आपको एश्योर्ड है आपके लिए। तो ये तीनों चारों जो फीचर्स हैं आपके, ये तीनों चारों जो उसके खास फीचर्स हैं यूपीएस के, ये यूपीएस को एक बहुत ही आकर्षक स्कीम बनाते हैं। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो इसमें इसकी वजह से एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेट करेंगे। कोई ऐसा प्रावधान एनपीएस के तहत था जो यूपीएस में नहीं है? देखिए, एनपीएस में सरकार कंट्रीब्यूट करती थी 14%, और अब उसको बढ़ा के हमने 18.5% कर दिया है उसके लिए। फर्क सिर्फ इतना है इसके अंदर कि जो 8.5% की जो राशि होगी, उस राशि को सरकार निवेश करेगी। उसका पर्पस ये होगा कि किसी भी कर्मचारी के 50% की उसकी पेंशन एश्योर करने के लिए बाजार के उतार चढ़ाव से उसके हितों को पूरी तरह से हम लोग रिंग फेंस करें और बचाएं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर हमारी एक खास चर्चा आगे भी जारी रहेगी, कहीं जाइएगा नहीं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हम खास चर्चा कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बारीकियों पर। हमारे साथ हैं वित्त मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज शर्मा सर। टैक्स ट्रीटमेंट में कोई अंतर है एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में? नहीं, टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल उसका सेम है उस केस में। आपका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो मार्जिनल रेट पे किया जाएगा। जो 60% की राशि आप निकालेंगे वो टैक्स फ्री होगी आपकी, और जो भी आप एनुटी लेंगे उस पर टैक्स ट्रीटमेंट चाहे वो एनपीएस में हो आप, चाहे वो आप यूपीएस में हो आप, वो सेम रहेगा आपका। इसमें अब सवाल उठता है कि इसमें आपने एक सबसे बड़ा प्रावधान ये किया है कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का 10%, गवर्नमेंट का 18.5%। इसको आप रिव्यू करेंगे या फिर ये फिक्स है, यही रहेगा? नहीं, ऐसा ये इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर 3 साल के बाद इस चीज पर पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि ये अभी हमारा जो 18.5% है ये कुछ कैलकुलेशंस के आधार पे, एक्चुअल कैलकुलेशंस के आधार पे निकाला गया है। वो कैलकुलेशन शेयर करना चाहेंगे? वो चीज अभी जो है फिलहाल अभी रिपोर्ट का हिस्सा होगी, उसके अंदर उस बारे में अभी इस स्टेज पे इसको शेयर करना मुश्किल होगा। लेकिन हर 3 साल के बाद उस चीज के लिए हम लोग पुनर्विचार करेंगे उस केस में, और उसके बाद जो भी सरकार का शेयर ऊपर या नीचे होगा उस पर अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। तो इस पुनर्विचार का दायरा क्या होगा? दायरा से मतलब ये है कि 3 साल बाद आप जो समीक्षा करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार का कंट्रीब्यूशन कम भी करने पर विचार कर सकते हैं? ये देखिए, ये तो समीक्षा के बाद ही मालूम पड़ेगा। उसके बाद जो भी नंबर निकल के आते हैं उसके बाद हो सकता है कि वो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए और हो सकता है कि वो कंट्रीब्यूशन कम हो जाए। मूल चीज ये है कि सरकार अश्योर कर रही है कि 50% की जो उसकी जो रिटर्न है रिटर्न होगी, उसकी जो पेंशन होगी, उसको सरकार अश्योर कर रही है। तो ये समीक्षा में क्या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को भी शामिल करेंगे? इस बात को भी स्पष्ट किया गया था कि इसमें कर्मचारी के जो कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की बात नहीं कही गई है। घटाने की बात कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। 10% की राशि की बात कही गई है, उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिलहाल उसको फ्रीज कर दिया गया है। मतलब 3 साल की समीक्षा में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पर विचार नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ सरकार के कंट्रीब्यूशन विचार किया जाएगा। अब ये 50% एश्योर रिटर्न के लिए आपने जो 18.5 किया है, 10% पहले था, उसको 14% किया गया, 18.5% किया गया। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा सरकार के भीतर ताकि एश्योर रिटर्न हम दे सकें? देखिए, इसमें इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो एक एक्चुअल बेसिस पे करी जाती है इसके अंदर, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि मार्केट के रिटर्न्स कितने हैं, एम्प्लॉय की टिपिकल एज प्रोफाइल कैसी है, उनका आयु व्यय कैसा है उनका, और उसके आधार पे डिटेल्ड एक्चुअल कैलकुलेशन करी जाती है कि क्या वो नंबर हो जिससे कि हम लोग एम्प्लॉयज की एक मिनिमम पेंशन को अश्योर कर पाएं। फिलहाल वो नंबर निकाला था हम लोगों ने कि अगर 18.5% के आसपास वो नंबर हम लोग अगर मान लीजिए रखते हैं तो हम लोग काफी हद तक इस बारे में एश्योर्ड थे कि हम लोग एम्प्लॉयज की 50% की पेंशन हम लोग दे पाएंगे। 3 साल की समीक्षा के बाद जो भी रिजल्ट निकल के आता है अकॉर्डिंगली एक उचित निर्णय लिया जाएगा इस विषय में। ये कुल रकम आप एक ही साथ फंड में देंगे या इसका कुछ अलग पूल बना के रखेंगे? देखिए, 20% राशि जो होगी 10+10 वो तो एम्प्लॉय के इंडिविजुअल प्लान में होगी, जहां पर कि निवेश का निर्णय एम्प्लॉय लेगा उस केस में। और जो 8.5% की जो राशि होगी उसके बारे में पीएफआरडी और सरकार निवेश के उचित निर्णय लेगी। तो 8.5% इक्विटी मार्केट में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा, डेट फंड में जाएगा, ये आप लोग तय करेंगे? अभी तय नहीं है? अभी उस बारे में जो है विचार हो रहा है उस बारे में, और उस बारे में हमारा जो उद्देश्य होगा वो ये होगा कि हम लोग एम्प्लॉय के हितों की रक्षा कर पाए इस केस में, और हम लोग ये देख पाए कि इसमें जो हमारी 8.5% की राशि है वो उसमें एम्प्लॉयज के लिए ये श्योर कर पाएं कि 50% की पेंशन उनको मिले इसके। इसमें 2 सवाल मेरा। पहला सवाल ये है कि एनपीएस में आखिर तक 14% गवर्नमेंट शेयर करती थी, 10% एम्प्लॉय, तो कुल 24% पैसा जाता था एम्प्लॉय की मर्जी से किसी फंड में जिसमें एम्प्लॉय चुन सकता था। अब 14% के बजाय सिर्फ 20% जाएगा, क्योंकि उसका 4% भी आप ले रहे हैं, अपने हिसाब से उसको तय करेंगे। तो इक्विटी मार्केट में या फिर जहां हम चाह रहे थे पैसा डालना, वहां पैसा अब कम जाएगा। देखिए, वहां पर क्या हो रहा है, चूंकि सरकार आपको पेंशन अश्योर कर रही है, इसलिए वो 4% की जो एडिशनल राशि है उसमें सरकार उस बारे में आपको अश्योर करने के लिए एक निर्णय लेगी कि कैसे हम निवेश मार्केट में या हम बॉन्ड मार्केट में कर पाए इसमें। वो तो मैं समझ गया। मेरा सवाल है कि 24% की बजाय अब से 20% जाएगा हमारे हिसाब से पैसा। जी, अब वो पैसा कम हो जाएगा। 8.5% जो होगा, चूंकि सरकार आपको पेंशन अश्योर कर रही है, इसलिए उसके बारे में सरकार निर्णय लेगी और पीएफआरडी इसमें निर्णय लेगा कि क्या इसमें निवेश की उचित मानदंड हो, निवेश की क्या उचित गाइडलाइंस हो, जिससे कि हम
एम्प्लॉयज को 50% की धनराशि एज पेंशन अश्योर कर पाए। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम जिस फंड में पैसा, जिस कैटेगरी में पैसा डालना चाहते थे, उस कैटेगरी में अगर बेहतर रिटर्न मिलता है तो एनपीएस में हमें ज्यादा पेंशन मिलता, ओपीएस में कम मिलेगा, क्योंकि एनपीएस में 24% पैसा जाता है, यूपीएस में 20% पैसा जा रहा। ये कहना कितना सही है? देखिए, ये कहना मतलब एक हो सकता है कि एक गणितीय मैथमेटिकल ऑडिटी हो सकती है, लेकिन नहीं, मतलब ये सच्चाई है कि पहले आप 24% पैसा देते थे, अब 20% पैसा देंगे मार्केट में, जो हम चाह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर रिटर्न 20% पे कम आएगा, 24% पे ज्यादा आएगा। अब आप कहते हैं कि नहीं जी 24% नहीं लगाना, आप 20% ही लगाएंगे, 4% हम इस अलग पूल में डाल रहे हैं टोटल। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। अगर हम लोगों ने, जब समिति ने इस बारे में चर्चा एम्प्लॉई साइड से की थी, जो स्टाफ साइड था जेसीएम का, तो इसमें एक जो कंसर्न सब नहीं एक्सप्रेस किया था, वो एक्सप्रेस किया था कि एनपीएस में पेंशन अश्योर्ड नहीं है, पहला। दूसरा, उनको जो कंसर्न था वो ये था इसके अंदर कि महंगाई की जो दरें बढ़ती जाती हैं, लेकिन पेंशन का अमाउंट उतना शायद ना बढ़ पाए। तीसरा, उनको फैमिली पेंशन को लेकर उनके मन में कुछ संशय था उनके लिए। अगर आप देखिए तो हो सकता है कि एनपीएस में उनको पेंशन ज्यादा मिले, संभावना है, गलती संभावना एक है। लेकिन जो कंसर्न जो कर्मचारियों की थी वो ये थी कि अश्योर्ड नहीं है, हमारी जो पेंशन है वो बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होती है। जो सरकार का पूरा प्रयास है वो ये रहा है इसके अंदर कि बाजार के उतार चढ़ाव से हम लोग एम्प्लॉय के हित की पूरी तरह से रक्षा कर पाए, उसको हम रिंग फेंस कर पाए। और उसके लिए वो जो 8.5% की राशि है वो एक तरह का एक बफर है। हम ये कह रहे हैं इसमें कि 10+10 जो पैसा है उसको आप अपने हिसाब से निवेश करेंगे। 8.5% वो बफर है जो कि बाजार के उतार चढ़ाव से आपके हितों की रक्षा के लिए उसके उद्देश्य से हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव से आपके बचा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वहां पे। एक तरीके से हम ये बात कह सकते हैं। और आप देखें इस बारे में कि अगर सरकार ने ऑलरेडी पहली साल में करीब 6,250 करोड़ का एक एडिशनल बजट का एक प्रोविजन किया हुआ है, सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया हुआ है कि जो पुरानी जो निकासियां हो चुकी हैं, एरियर्स जो पे करने हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स एनपीएस के हैं उनके लिए, तो एक बहुत ही एक लाजमी सी बात है कि अगर सरकार इसमें अपनी धनराशि बढ़ा रही है तो उसका उद्देश्य सिर्फ कर्मचारियों के और सभी लोगों के हित का, उसमें एक उद्देश्य उसके पीछे है। आप लोग का कैलकुलेशन क्या कहता है, कब ये समय आएगा जब आपको पेंशन देना शुरू करना पड़ जाएगा इस यूपीएस के तहत, और उस साल में क्या अचानक से राशि बढ़ जाएगी देनदारी सरकार की, कि नहीं जो आप 8.5% दे रहे हैं इससे काम चल जाएगा? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि आज की तारीख में हम लोगों का जो पूरा इसमें एक, अगर हम कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर जाएं तो कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस 2 थे इसके अंदर। पहला था कि कर्मचारियों के हित की एनपीएस को रिव्यू करना है, जिससे कि जो कर्मचारियों की जो कंसर्न्स थी, उनके जो मन में संशय थी, उसको हम एड्रेस कर पाए। दूसरी उनकी हमारी कंसर्न ये थी कि किसी भी समय पर हम लोग जो राजकोषीय भार है, जो राजकोषीय हमारा जो घाटा है, उस पर कोई बहुत असर ना पड़े। तो अगर हम इस पूरी योजना का अगर हम इसका हम प्रारूप देखें, इसमें उसका आर्किटेक्चर देखें, इसके अंदर इसमें सरकार पहले ही साल में करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा राशि अपफ्रंट प्रोवाइड फॉर कर रही है। ठीक है। उसका उद्देश्य ये है कि आने वाले जो कर की राशि होती है उस पर कोई भी भार नहीं पड़ेगा। मतलब सरकार हर चीज को अपफ्रंट बजट में प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि जब भी कोई पेंशनर यूपीएस में रिटायर करेगा, उस समय जो ये हमारा जो फंड होगा, एम्प्लॉय का फंड होगा, सरकार का फंड होगा, वो 50% राशि को पे करने के लिए पर्याप्त होगा। मतलब उस समय कोई भी सरकार को एडिशनल राशि प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब उस वक्त की सरकार के ऊपर अभी से कोई बोझ नहीं डाला जा रहा है। बिल्कुल। अगर आप देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें है कि इस पूरे जो हमारी जो यूपीएस की स्कीम है, इसका जो एक की फीचर है वो है इंटरजनरेशनल इक्विटी। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, उस पर इस स्कीम का कोई भी बोझ पड़े। एक तो यूपीएस की जो पूरी योजना है, उसका पूरा उद्देश्य ये है कि जो कुछ भी हमको पे करना है वो हमको आज के ही कर राजस्व से करना है, कोई भी भार हमको कल के कर राजस्व पर नहीं छोड़ना है। एक आखिरी सवाल जी, कि 8.5% पैसा जो आप एक अलग पूल में रख रहे हैं, अगर हमारा पैसा 10 मिला के 20% के रिटर्न के हिसाब से हमारा 50% के क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, मीट कर लेते हैं, तो उस 20% फंड से हमें पेंशन मिल रहा है। ये जो हमें जरूरत ही नहीं पड़े 8.5% पैसे का, तो उसका क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें अगर मान लीजिए कि कोई भी अपसाइड होता है, अगर निवेश करके मान लीजिए कि कर्मचारी की राशि जो होती है वो
पेंशन की राशि 55% या 56% बन जाती है, सारे अपसाइड कर्मचारी के हैं। तो ये जो पूल रखा, उस पूल का पैसा क्या करेंगे? देखिए, ये तो एक एक्चुअल कैलकुलेशन है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि शायद वो राशि उतनी ना पड़ पाए। उस केस में इस राशि का इस्तेमाल ऐसे कर्मचारियों के लिए कि जिनकी राशि 50% नहीं हो पा रही, उसके लिए करा जाएगा। उसके लिए किया तो मैं दोबारा से इस बात का मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर निवेश का कोई अपसाइड होता है तो वो पूरा कर्मचारी का है, अगर कोई डाउनसाइड होता है उस केस में सरकार उस पैसे की भरपाई करेगी फ्रॉम 8.5%, जो कि एक सेपरेट पूल में रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के, सभी सवालों को सुलझाने के धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस नई पेंशन योजना के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और कोई कंफ्यूजन रहा तो फिर से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।